तो आज हम अपने क्लेडन सीरीज में सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 5 से ही है। जिसका पहला सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना। और आज के टॉपिक का जो मेन डिस्कशन रहेगा वो ये रहेगा कि किस तरह से हमारे न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम अच्छे से आज समझेंगे और उसी को हम देखते हुए आज अपना ये टॉपिक रखने वाले। तो हम इसको इससे पिछली वाली क्लास के जो टॉपिक थे उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ। तो उसी को हम आगे चलने वाले। ठीक है, इसको मैं यहाँ से भी रब कर देता हूँ जिससे मैं आगे के टॉपिक डिस्कस करने में आसानी हो। तो अभी हम आज देखेंगे कि हमारे जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो क्या होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स डोनेट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो अपने हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, होमो से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, होमो से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। कहाँ पे डोनेट करेंगे, टू द ल्यूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यही हमने आज पढ़ना है। क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर आइदर निगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीसीज with a pair of electrons in a high energy field orbitals that they can donate to electrophiles। ठीक है, तो आप यहाँ से इस लाइन से भी समझ पा रहे होंगे जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं मेनली आपके, वो या तो क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं या फिर न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाई एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल दैट इज होमो, जिसको डोनेट करते हैं टू द इलेक्ट्रोफाइल्स। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल हैज ए नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यूजुअली these are on heteroatoms such as oxygen, nitrogen, sulfur और phosphorus। तो क्या कह रहे हैं आपके लिए, कह रहे हैं ज़्यादातर जो आपके सबसे कॉमन न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं और वो जनरली आपको हेटेरो एटम्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फॉस्फोरस पे देखने को मिलते हैं, जैसे वाटर के केस में। तो वाटर के केस में हमें दिख रहा है कि इसके पास क्या है, ऑक्सीजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से यहाँ पर अमोनिया के केस में यहाँ पर ये इसके क्या हो गए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही इसका होमो है एक तरह से। इसी तरह से यहाँ पे फॉस्फोरस है और यहाँ पर सल्फर पे। कह रहे दीज फोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, अमोनिया, वाटर, ट्राईमिथिल फॉस्फेन, जो ये हमने देखा है, ट्राईमिथिल फॉस्फेन एंड डाईमिथिल सल्फाइड, ऑल हैव lone pair of electrons in sp3 orbital and in each case this is the donor or nucleophilic orbital। तो इन चारों ही केस में कह रहे जो हमारे लोन पेयर है वो कहाँ पर है, sp3 ऑर्बिटल में है। और हर एक केस में यही क्या है, इनका डोनर या न्यूक्लियोफिलिक ऑर्बिटल है। द ग्रुप 6 एटम जैसे ऑक्सीजन एंड सल्फर, यहाँ पर क्या है, दो लोन पेयर होते हैं इक्वल एनर्जी के। कह रहे दीज आर ऑल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स and therefore high in energy than any of the bonding electron। तो क्या, क्योंकि ये सारे के सारे जो आपने देखे ये सभी क्या थे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे। ये सभी के इलेक्ट्रॉन क्या थे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्विंग में है। तो ये क्या होते हैं, हाई एनर्जी के होते हैं, हाई एनर्जी के होते हैं कंपैरेटिवली जितने भी आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए हैं। और जो हमारे ये लोन पेयर है ये क्या है, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहीं से ही डोनेशन होने वाला है। अब नेक्स्ट आ रहा है इसमें, कह रहे कि एनायंस आर ऑफन न्यूक्लियोफाइल्स टू एंड दीज आर ऑल्सो यूजुअली ऑन हेटेरो एटम्स such as oxygen, sulfur और halogen which may have several lone pair of equal energy। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एनायन है, यहाँ पर
निगेटिव चार्ज है, और ये निगेटिव चार्ज भी यूजुअली किस पे रहता है, आपका हेटेरो एटम पे रहता है। यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा लोन पेयर हो सकते हैं जो कि इक्वल एनर्जी के कंसीडर करे जाएंगे, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में, यहाँ पर सल्फर पर है, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन ब्रोमीन पे है। ठीक है, तो आपको वैसे तो हम ये नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 लोन पेयर है और इक्वल एनर्जी का ही कंसीडर करना है। किसी एक लोन पेयर से आप एक टाइम पे डोनेट कर सकते हो। The first diagram for each of the four examples show the basic structure, and the second diagram show all the lone pair. It is not possible to allocate the negative charge to a particular lone pair as they are the same. ठीक है, तो एक टाइम पे उनकी एनर्जी आपने सेम माननी है। There are few examples of carbon nucleophiles with lone pair of electrons, the most famous being the cyanide ion. Though linear cyanide has a lone pair on nitrogen and one on carbon, the nucleophilic atom is usually anionic carbon rather than neutral nitrogen, as the sp orbital on carbon has higher energy that on the more electronegative nitrogen. The most anionic nucleophiles containing carbon have a heteroatom as the nucleophilic atom, such as the anion methane thiolate shown above. तो साइनाइड के केस में आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। इस पे आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो ये है कि यहाँ पर क्या है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर कार्बन पे भी एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, और 3 बॉन्ड बनाने के बाद जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी रह जाते हैं। लेकिन दोनों ही sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं, दोनों ही sp में ही हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी आपके sp ऑर्बिटल में है और ये वाला भी sp में है। तो कार्बन के sp की एनर्जी हाइयर होगी, तो जब भी डोनेशन होगा तो यहीं से होगा। तो एक्चुअली साइनाइड में जो होमो है वो क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो होमो है वो आपका क्या है, ये वाला लूप है। तो जब भी डोनेशन करेगा साइनाइड तो कहाँ से करेगा, कार्बन की तरफ से करेगा, नाइट्रोजन की तरफ से नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यूट्रल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल्स usually have a pi bond as the nucleophilic portion of the molecule। तो थोड़ा सा आपने इसमें सुधार करना है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है ये। अरे न्यूट्रल कार्बन न्यूक्लियोफाइल यूजुअली हैव अ पाई बॉन्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर न्यूट्रल कार्बन के न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि आपके एल्कीन्स होते हैं, तो उसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड ही आपका एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। When there are no lone pair electrons to supply high energy non-bonding electrons, the best is lower energy filled pi orbital rather than even lower energy sigma bond। तो एक तरह से ये ऑर्बिटल की एनर्जी के वाइज बात करी जा रही है कि अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही आपका क्या होगा, होमो की तरह एक्ट करेगा। लेकिन किसी वजह से अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वहां पर अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए नॉन बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, पाई बॉन्डिंग का आएगा। पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिर आपके क्या क्रिएट करेंगे, एक्ट करेंगे जो होमो। ठीक है, ना कि सिग्मा। तो सिग्मा का नंबर क्या आएगा, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सबसे लास्ट में ही आने वाला है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ था कि when there are no lone pair electrons to supply high energy non bonding orbital, तो जो नेक्स्ट बेस्ट आपका लोअर एनर्जी का फील्ड पाई ऑर्बिटल है वही आपका क्या करेगा, एक्ट करेगा देन लोअर एनर्जी सिग्मा बॉन्ड। वेरी सिंपल एल्कीन्स क्या होते हैं, वीकली न्यूक्लियोफिलिक होते हैं एंड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल सच एज ब्रोमीन। तो आपके जो एल्कीन है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, पर वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अपने पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें बोला है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं। कह चैप्टर 20 वी शैल सी दैट द रिएक्शन स्टार्ट्स बाय डोनेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्कीन इनटू द सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ऑफ द
ब्रोमीन मॉलिक्यूल का चैप्टर 20 में हमने इसको डिटेल में पढ़ना है कि किस तरह से आपका जो रिएक्शन है एल्कीन का, जैसे यहाँ पर आपको दे रखी है इथीन, तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये आपका एक्ट कर रहा है जो होमो, ठीक है, और ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन पुट कर रहा है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक मिनट, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसका ल्यूमो, ठीक है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल का ल्यूमो, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा अभी यहाँ पर। कह रहे आफ्टर मोर स्टेप्स द डाइब्रोमो एल्केन इज फॉर्म्ड, फिर फर्दर इसमें और रिएक्शन होगा और डाइब्रोमो एल्केन बन जाएगा। वो आगे के रिएक्शन मैकेनिज्म की बात हो गई। अब कह रहे इट इज पॉसिबल for sigma bonds to act as nucleophiles, and we shall see later in this chapter that the bromohydride anion BH4 negative has a nucleophilic boron hydrogen bond and can donate those electrons into the pi star orbital of a carbonyl compound, breaking that bond and even eventually giving an alcohol as product. तो अभी हमें नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बताने की कोशिश चल रही है कि सिग्मा बॉन्ड भी आपके होमो की तरह एक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक्ट कर रहा है। ये बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का जो ये बॉन्ड है, कह रहे हैं होमो की तरह एक्ट करेगा, और ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें ये आपका कार्बन ऑक्सीजन का पाई स्टार, ये आपका कैसे एक्ट करता है, ल्यूमो की तरह एक्ट करता है, और कह रहे जब इसमें इलेक्ट्रॉन पुट होते हैं तो इसका पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने से इसके पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और इस तरह से फर्दर रिएक्शन हो जाती है कि भाई हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन आ गया है यहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे तो फिर वर्कअप के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगी, वर्कअप कंडीशन होती है को पता है, और ये आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन तो आप सीख ही जाओगे। अभी आपने ये देखना है कि हम होमोल्यूमो समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क कर रहा है ये समझ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो BH4 मॉलिक्यूल है, BH4 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपके सिग्मा बॉन्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ये एज ए होमो प्रोवाइडर है, होमो प्रोवाइडर है, मतलब ये क्या कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखो आप कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए तो अभी यहाँ पर पाई बॉन्ड भी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर क्या रह गया, एक हाई एनर्जी का सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल है, हाई एनर्जी का सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल है, तो वो हाई एनर्जी का सिग्मा बॉन्ड अब यहाँ पर होमो प्रोवाइडर बनेगा, और वही क्या करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जब तक आपका नॉन बॉन्डिंग रहेगा या पाई बॉन्ड रहेगा तब तक सिग्मा का नंबर नहीं आएगा, लेकिन जब नॉन बॉन्डिंग या पाई बॉन्ड है ही नहीं तो फिर सिग्मा का ही नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज से कंफ्यूज नहीं होना, ये नेगेटिव चार्ज जस्ट क्या है, एक फॉर्मल चार्ज है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज है ये कैसे आया होगा कि आपका BH3 मॉलिक्यूल होगा इस तरह से कुछ, ठीक है, इस पे क्या होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, और जब इसका रिएक्शन हुआ होगा हाइड्राइड के साथ तो इसने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पुट करे होंगे, और फाइनली हमें क्या मिल गया होगा, BH4 नेगेटिव। तो वो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी यहाँ पर क्या हुए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अभी तो जस्ट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज हाइड्राइड के एक्सेप्टेंस की वजह से आ रहा है, ये कोई क्या नहीं है कि बोरॉन के ऊपर अलग से नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो कहीं भी एक आपका जो BH है, BH यूनिट है या एक BH बॉन्ड है, वो क्या हाई एनर्जी का कंसीडर करते हो, वहां से हम डोनेशन दिखा सकते हैं एक टाइम पे, है ना, एक टाइम पे आप एक डोनेशन दिखा सकते हो जब कोई आपको इलेक्ट्रोफाइल्स मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो कह रहे इन दिस सेक्शन यू हैव सीन लोन पेयर ऑन एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, एंड मोर रेयरली आपने पाई बॉन्ड देखा होगा, और उससे भी
रेयर जॉब होगी कि सिग्मा बॉन्ड आपका मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे। कह रहे इन ईच केस द न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम होमो, चाहे कोई सा भी केस हो लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो कहाँ से आएगा, उस मॉलिक्यूल के होमो से आएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आएगा। ठीक है, डोंट वरी इफ यू फाइंड द कर्ली एरो स्ट्रेंज एट द मोमेंट, कह रहे दे विल सून बी फेमिलियर, नाउ वी नीड टू लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, द वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आप काफी न्यूक्लियोफाइल समझ चुके हो कि न्यूक्लियोफाइल हमें 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा हेटेरो एटम कंटेनिंग हेटेरो एटम जिनके ऊपर क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल आप देखोगे। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर आप क्या देखोगे, पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल जिसमें कोई हेटेरो एटम नहीं है लेकिन पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हो गए आपके, जैसे कि क्या होते हैं हमारे एल्कीन्स, और ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड हमारा क्या होगा, हाई एनर्जी सिग्मा बॉन्ड जिसमें होंगे, ये लास्ट हो गया हमारा, है ना। ये सबसे लास्ट पॉसिबल केस है जहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह act कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैव लो एनर्जी वैकेंट और बाइटल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज विथ एन एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल, द अपोजिट ऑफ लोन पेयर और अ लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आपके क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है। न्यूट्रल भी हो सकता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, या फिर वो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता हुआ मॉलिक्यूल हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकता है। कंडीशन क्या है कि वहां पर क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। अब वो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं, या तो वो एस ऑर्बिटल होगा जो कि केवल किसके केस में आपको देखने को मिलेगा, प्रोटॉन के केस में, या फिर वो वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो सकता है, पी हो सकता है, जैसे भी हमने देखा था BH3 मॉलिक्यूल। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, यहाँ पर क्या होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। या फिर आपका क्या हो सकता है, एक डी ऑर्बिटल वैकेंट हो सकता है, कि आपके पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो सकते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल आपको किसके केस में देखने को मिलता है, जैसे कि आपने पढ़े होंगे FeBr3, इस तरह के लुईस एसिड। ठीक है, फिर इसके अलावा और क्या केस था आपका, कि लो एनर्जी का बॉन्डिंग ऑर्बिटल, लो एनर्जी का बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि हमने कहाँ पढ़ लिया था, Br2 मॉलिक्यूल के केस में। Br2 मॉलिक्यूल के केस में आपने पढ़ा था, वहां पर हमने क्या बोला था, सिग्मा स्टार होता है, उसमें आपका जो एल्कीन्स है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे पुट कर रहा था अपने पाई बॉन्ड से। ठीक है, और कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड थे। ठीक है, क्या थे, कार्बोनिल कंपाउंड थे। तो कार्बोनिल कंपाउंड में भी क्या होता है, आपको लो एनर्जी के पाई स्टार ऑर्बिटल मिलते हैं, लो एनर्जी पाई स्टार ऑर्बिटल आपके एक्ट कर रहा था कैसे, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो आपने देख लिया इलेक्ट्रोफाइल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल या तो आपके न्यूट्रल स्पीसीज हो सकते हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकते हैं जिनमें कि वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हो। वो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है प्रोटॉन के केस में। ठीक है, बाकियों के केस में आपको वैकेंट पी ऑर्बिटल मिल सकता है, जैसे BH3 हो गया, AlCl3 हो गया। ठीक है, और आपको इसी तरह से FeBr3 के केस में डी ऑर्बिटल या और भी हो सकते हैं इसी तरह से। और इसी तरह से आपको लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स भी मिल सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है ना, लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिख लीजिए, लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपने कहाँ देखा था, Br2 मॉलिक्यूल के केस में देखा और कार्बोनिल कंपाउंड के केस में देखा। जो अभी तक हम एग्जाम्पल डिस्कस करके आए उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये लो एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिनमें होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल भी आपके कैसे एक्ट करते हैं,
एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं ना, ये तो आप पहचान ही जाओगे, ये तो इजी है, फिर इनको भी आपने पहचानना है। तो कह रहे द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोफाइल इज प्रोटॉन, ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया। इसमें क्या होता है, एक वैकेंट s1s ऑर्बिटल होता है। कह रहे इट इज सो रिएक्टिव दैट हार्डली एवर फाउंड, ठीक है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि आपको ऐसे मिलता नहीं है सिंगली, क्योंकि जैसे ही ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा कोई ना कोई इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, एंड ऑलमोस्ट एनी न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट विथ इट। तो ऐसे हमारे ये प्रोटॉन दिखा, प्रोटॉन जिसमें क्या होता है, वन एम्प्टी 1s ऑर्बिटल होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको देखता है, इसके साथ रिएक्शन करा के एक मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। कह रहे ईच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल विल सॉ इन द प्रीवियस सेक्शन will react with proton, and we shall look at two of them together. Hydroxide ion combine with proton to give water. The reaction is governed by charge control, ठीक है। यार अगर हाइड्रोक्साइड आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल है उसको प्रोटॉन उसके सामने रख दिया जाए जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, उसके साथ वो रिएक्शन करेगा, और जो ये रिएक्शन है वो किसके बेसिस पे चल रही है, चार्ज कंट्रोल के बेसिस पे चल रही है, ठीक है, चार्ज कंट्रोल्ड रिएक्शन है। कह रहे देन वाटर इटसेल्फ रिएक्ट्स विथ प्रोटॉन टू गिव H3O पॉजिटिव, और वाटर दोबारा से प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर सकता है और वहां पर ये क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन या ट्रू एसिड, ठीक है, जो कि ओनली एग्जिस्ट करती है वाटर में, ठीक है। तो हमें तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे हमारा जोर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह हमारा क्या होगा, हाइड्रोक्साइड एच न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से इसने ये अपना रिएक्शन दिखाई है, इसका होमो है, ये हमारा प्रोटॉन है, इसका 1s क्या है, ल्यूमो है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, वाटर बन गया। अब वाटर में अभी भी लोन पेयर है, ये अभी भी कैसे एक्ट कर सकता है जो न्यूक्लियोफाइल, इसका होमो है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का होमो है, और ये प्रोटॉन है, ये वैकेंट 1s ऑर्बिटल रख रहा है, ये इसके पास ल्यूमो है लो एनर्जी का, और यहाँ पे रिएक्शन हो गई, हमारा क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, ठीक है। अभी H3O पॉजिटिव पे क्या है, सफिशिएंट एनर्जी के लोन पेयर नहीं है जिससे ये इलेक्ट्रॉन दे सके, तो अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। कह रहे वी नॉर्मली थिंक ऑफ प्रोटॉन एज एसिडिक रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक, बट एन एसिड इज जस्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कह रहे वैसे तो हम प्रोटॉन को जनरली क्या सोच के चलते हैं कि वो एक एसिड होती है, ना कि इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये ध्यान में नहीं आता हमारा, पर कह रहे ये ध्यान में रखना है आप, जो एसिड है वो एक तरह का स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही है। कह रहे इन द सेम वे जो भी लुईस एसिड होते हैं जैसे BF3 AlCl3, इनमें क्या वैकेंट ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी क्या होते हैं, वैकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल, यूजुअली मेटेलिक p ऑर्बिटल होते हैं, तो वो क्या होंगे, आराम से कैसे एक्ट करते हैं, ये भी इनमें वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट मेटेलिक p ऑर्बिटल, इस की वजह से ये कैसे एक्ट करते हैं, ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करते हैं, ये बात हमने डिस्कस करी थी पहले भी वैसे भी। कह रहे वी सॉ अबव दैट BF3 रिएक्टेड विथ M3N, मतलब ट्राई मिथाइल अमीन के साथ, इन दैट केस BF3 was द इलेक्ट्रोफाइल एंड ट्राई मिथिल अमीन एज द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये रिएक्शन कह रहे हमने ऊपर देखी थी कि आपका क्या है, कि मान लो ऐसे ही ट्राईमिथिल अमीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होगा, लोन पेयर, और BF3 होगा हमारा ऐसे, BF3 हमें पता है इस पे क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो इस वैकेंट p ऑर्बिटल में ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे पुट कर सकता है, तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो गया, BF3 मॉलिक्यूल ल्यूमो प्रोवाइडर हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इनके बीच में इस तरह से फिर रिएक्शन हो जाएगी, Me3N, और क्या हो जाएगा, BF3, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, तो एक तरह से अभी सॉल्ट काइंड ऑफ स्पीसीज बन गई, ठीक है। सॉल्ट कब बनता है, आपका एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल एक तरह से अपने आप में क्या होता है, इसको बेस भी कंसीडर कर सकते हैं हम कि ये बेस है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अपने आप में एक तरह से एसिड है। अब कह रहे लुईस एसिड such as AlCl3 react violently with water, and the first step in the process is nucleophilic attack by
water on empty p orbital of the aluminium atom, eventually alumina is formed। तो वो हमारे इतना भी कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ बस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट समझना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वाटर के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये कैसे एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और AlCl3 पे वैकेंट p ऑर्बिटल है तो ये एक्ट कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक नया सिग्मा बॉन्ड बन गया इसकी वजह से। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इतना आप समझ गए होंगे। Here a few organic compounds have vacant atomic orbital and most organic molecules have low energy anti-bonding orbitals। तो कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें आपको डायरेक्ट वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे या ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोफाइल होंगे उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि लो एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है उसमें, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, जो कि लोअर होता है एनर्जी में सिग्मा स्टार ऑर्बिटल से, और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जनरली कार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिलेगा। कह रहे इंडीड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑल, कह रहे बल्कि ये क्या है, जो आपका पाई स्टार ऑर्बिटल है कार्बोनिल ग्रुप का, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, ज़्यादातर केमिस्ट्री आपको इसी की पढ़नी होती है। कह रहे इट हैज ए लो एनर्जी पाई स्टार ऑर्बिटल, कार्बोनिल ग्रुप की बात चल रही है, कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप की। उसमें क्या होता है कि लो एनर्जी का पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, जो कि रेडी होता है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये लो एनर्जी का पाई स्टार ऑर्बिटल है इस पे कार्बन के ऊपर, और वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन। कह रहे प्रीवियसली वी सेड दैट चार्ज अट्रैक्शन हेल्प न्यूक्लियोफाइल्स टू फाइंड द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। कह रहे इससे पीछे हमने क्या बोला था कि जो चार्ज अट्रैक्शन है वो हेल्प करता है न्यूक्लियोफाइल को कि वो कार्बन के ऊपर अटैक करें कार्बोनिल ग्रुप के। कह रहे चार्ज अट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट इन कार्बोनिल रिएक्शन बट आर सो आर द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। कह रहे जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें लो एनर्जी का बॉन्डिंग I orbital है। Carbonyl compounds have dipole because in this filled orbital electrons are more on electronegative oxygen atom than on carbon, the same region। ठीक है, makes this an exceptionally low energy orbital and the carbonyl group a very stable structural unit। This orbital is rarely involved in reaction। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी तो लो हो गई, मतलब पाई ऑर्बिटल की एनर्जी तो लो हो गई, अब वो होमो की तरह तो एक्ट कर नहीं सकता, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। गोइंग अप द एनर्जी स्केल वी नेक्स्ट हैव टू डीजेनरेट ऑर्बिटल इक्वल इन एनर्जी, लोन पेयर इन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये कैसे एक्ट कर सकता है, एज ए होमो प्रोवाइडर, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अभी हम इसको एक साथ समझाएंगे, अभी जो बुक में लिखा है उसको पढ़ लेते हैं जरा। कह रहे व्हेन वी कंसीडर द कार्बोनिल ग्रुप एज एन इलेक्ट्रोफाइल वी मस्ट लुक एट द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू, द ओनली वन दैट कंसर्न अस इज द लो एनर्जी पाई स्टार ऑर्बिटल, क्योंकि हम लूमो कौन सा लेते हैं, जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी का वैकेंट ऑर्बिटल हो, है ना। हाई एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल से हमें कोई लेना देना नहीं है लूमो के मामले में, और होमो के मामले में हमें क्या है, लो एनर्जी के फील्ड ऑर्बिटल से लेना देना नहीं होता है। ठीक है, फील्ड ऑर्बिटल तो चाहिए पर हाई एनर्जी के चाहिए, और ऐसे ही ल्यूमो में हमें वैकेंट तो चाहिए पर लो एनर्जी के चाहिए। समझ में आ रही बात। तो कह रहे दिस ऑर्बिटल इज बायस्ड टुवर्ड्स कार्बन टू कंपनसेट फॉर द अपोजिट बायस इन द फील्ड पाई ऑर्बिटल। ठीक है, तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो ये ऑर्बिटल का जो झुकाव है, ठीक है, पाई स्टार ऑर्बिटल का जो झुकाव है वो किस तरफ ज़्यादा है, कार्बन की तरफ ज़्यादा है कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन। इसका मतलब जो हमारा ल्यूमो है वो कार्बन पे है, उसका जो ओरिएंटेशन है वो कार्बन पे ज़्यादा है कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन, ये कहना चाह रहे हो। कह रहे हाउ डू वी नो दिस इफ देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन इट, कि भाई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इस पर खाली पड़ा है, तो हम कैसे इस बात को समझ पा रहे हैं। कह रहे सिंपली बिकॉज जब भी न्यूक्लियोफाइल्स आता है
चाहे उस पर चार्ज हो या ना हो, वो हमेशा किस पर अटैक करता है, कार्बन पर ही अटैक करता है। दे गेट द बेस्ट ओवरलैप विद द लार्जर ऑर्बिटल कंपोनेंट ऑफ द पाई स्टार ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम अब डायग्राम को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से ये हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, वो एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हमारा कार्बोनिल, जिसको हम यहाँ पर ऑर्बिटल के हेल्प से दिखाने की शो कर रहे हैं। तो ये तो हमने दिखाया पहला इसका पाई ऑर्बिटल, क्योंकि सिग्मा की एनर्जी तो बहुत लो है, उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, उसको हमने दिखाया नहीं है, केवल हम पाई ऑर्बिटल्स को ही यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया पाई के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हमने फिल करके दिखा दिए। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल हमारे क्या है, हाई एनर्जी के होंगे। ठीक है, वो हमने यहाँ पे दिखा दिए, ये दोनों ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें फील्ड कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को दिखाया हमने, है ना। इन इन इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग वाला ये है बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग है ये। और अभी पाई एंटी बॉन्डिंग को नहीं दिखाया हमने। सीधा इस डायग्राम में हमने क्या दिखा रखा है, हाई एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल, तो वो क्या थे, दोनों ही नॉन बॉन्डिंग है। तो अगर मान लो कार्बोनिल ग्रुप को एज ए होमो एक्ट करना होगा, तो वो इनके थ्रू एक्ट करते हैं। मतलब अगर उसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना होगा तो यहाँ से करेगा वो। ये तो बहुत लो एनर्जी का हो गया, और सिग्मा भी बहुत लो एनर्जी के हो गए, सिग्मा तो इससे भी लो एनर्जी के होंगे, इस पाई से भी। तो यहाँ से कभी भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, मतलब गलती से हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी इलेक्ट्रोफाइल पे डोनेट नहीं करा सकते, ये समझाने की कोशिश करी गई थी। कह रहे जो ये वाले होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हाई एनर्जी के होते हैं। कभी भी अगर मान लो उसे कोई ऐसे इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, है ना, आपने देखा होगा रिएक्शन में, जैसे कोई एसिड डाल देते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शन में, तो वो इनके थ्रू ही रिएक्शन करता है। ऐसे तो रिएक्शन करते देखा हमने कि भाई कोई एसिड होती है, एसिडिक मीडियम, इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाने के लिए हम क्या डाल देते हैं इसमें, एसिड, तो ये यहाँ से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, क्यों कर लेता है हम इस चैप्टर में ये समझ रहे हैं। मान लो आपको समझ नहीं आया था, तो अब यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको ये बात, कि इस पाइप से कभी रिएक्शन नहीं हो सकता, हमेशा ही यहाँ से रिएक्शन होगा, क्योंकि ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, समझ में आएगी बात। अब ऐसे फिर हम दिखा देते हैं क्या, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, फिर बदले में हम यहाँ से ऐसे दिखा देते हैं रिएक्शन में, ये फिर से ऐसे हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब कोई जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है फिर वो यहाँ पर अटैक कर लेता है। ठीक है, तो अब हम इसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर ही क्यों अटैक करता है। ठीक है, अब उसको समझने की बात चल रही है कि कार्बन वहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्यों एक्ट कर रहा है भाई। यहाँ पर दो एटम इन्वॉल्व है ना इस पाई बॉन्ड में, तो इस पाई बॉन्ड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो कार्बन पर ही क्यों अटैक करता है, इस पे बात चल रही है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना है। तो पाई बॉन्ड हमने यहाँ पे देख लिया था कि ये पाई बॉन्ड ऐसे ऐसे है। ठीक है, ये हम समझ गए, इसका काम खत्म, इसमें कोई रोल नहीं है। ये हमने समझ लिया, ये होमो प्रोवाइडर है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब कार्बोनिल ग्रुप को जो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना होगा ये तब की बात है। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्या है इसका, वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल तो क्या होते हैं, हमेशा फील्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी के होते हैं ना। भले आपको लग रहा हो कि नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है, वो तो होगी ज़्यादा, पर वैकेंट ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, उससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो ये वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है, इन्हीं में से क्या एक्ट करना है, ल्यूमो की तरह एक्ट करना है। उसमें भी हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो ल्यूमो है वो स्पेशली किस पे ओरिएंटेड है, कार्बन पे ओरिएंटेड है, ये समझने की बात चल रही थी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। इसमें आना है इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में। ठीक है, अब वो पाई स्टार मेनली किस पे ओरिएंटेड है, कार्बन पे, ये समझने की कोशिश चल रही है। भाई जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो कार्बन पे ही अटैक मार रहा है। ठीक है, अब वो चाहे चार्ज हो न्यूक्लियोफाइल, एक बार तो हम ये सोच सकते हैं कि चार्ज की वजह से ऐसा हो रहा होगा कि चार्ज अट्रैक्शन, कि न्यूक्लियोफाइल भी आपका चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, जैसे मैंने इस रिएक्शन में दिखाया था आपको कि इसमें क्या हो रहा था, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल भी हमारा चार्ज हो गया,
तो चार्ज चार्ज अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से रिएक्शन गवर्न हो रहा होगा, इसलिए ऐसा होगा। पर कई बार क्या देखा जा रहा है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूट्रल है, वो तो चार्ज नहीं है, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, यहीं पे अटैक मार रहा है, इस कार्बन पे ही अटैक मार रहा है, कहने का मतलब समझ पा रहे हो बात। तब क्यों तब क्यों मार रहा है वो यहाँ पर, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं कर रहे हो। एक टाइम पे तो ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा था हमें। तो इसका मतलब कि ऑर्बिटल ओवरलैप के थ्रू जब भी रिएक्शन जा रही है, ठीक है, तो ये रिएक्शन मेनली ऑर्बिटल ओवरलैप के थ्रू ही जा रही है और वो कार्बन पर है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा, दो चार लाइन क्या लिखी हुई है इसमें। सो नाउ वी कैन ड्रॉ मैकेनिज्म फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल ग्रुप। कह रहे थे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द न्यूक्लियोफाइल मूव इनटू द पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड सो ब्रेक द पाई बॉन्ड दो नॉट ऑफ कोर्स द सिग्मा बॉन्ड कुछ नहीं होगा, पाई बॉन्ड ही टूटेगा, है ना, क्योंकि जिस ऑर्बिटल के सिग्मा स्टार में मतलब जिसमें एंटी बॉन्डिंग में जाता है वही ब्रेक करता है ना। हियर इज दैट प्रोसेस इन द कर्ली एरो टर्म्स, कर्ली एरो के टर्म्स को सुनने की कोशिश करी गई है। द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन इंटरेक्ट बेटर विथ एम्प्टी ऑर्बिटल सच एज 1s ऑफ प्रोटॉन एंड सो कार्बोनिल ग्रुप साथ प्रोटॉन इंटरेक्ट ऑक्सीजन, ये बात मैं आपको पहले ही समझा दी है। Here the resulting cation is even more electrophilic because of the positive charge, but nucleophile still attack the carbon atom of the carbonyl group। कह रहे जो रिजल्टिंग कैटायन है जैसे इसके केस में है ना, तो रिजल्टिंग कैटायन कह रहे हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो अभी भी कहाँ पे अटैक कर रहा है, कार्बन पर ही कर रहा है, वो ऑक्सीजन पे नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बिकॉज बाई स्टार ऑर्बिटल स्टिल हैज more contribution from the carbon, ठीक है, the positive charge is neutralized even though the nucleophile does not attack the positively charged atom। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फाइनली न्यूट्रलाइज ही हो जा रहा है, भले आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज पर अटैक नहीं भी कर रहा है तो भी, क्योंकि वो यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको ये समझा भी देता हूँ, अगर ये बात पहले डिस्कस नहीं हुई है तो, कि जब भी आपका कोई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, मान लो जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, हम इसको क्या मान के चल रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये एक पाई स्टार है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आपका होमो देखना होगा, अगर आपको अगर होमो देखना हो, इसमें तो खैर लोन पेयर है तो इसकी होमो की बात ही अलग हो जा रही है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड इसका होमो नहीं बन रहा है, पर कहने में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो होमो रहेगा, होमो ऑर्बिटल, वो हमेशा ही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे रहेगा। किस पे रहेगा, आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का होमो देखेंगे तो वो होमो कहाँ होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे होता है। और जो ल्यूमो होगा, ठीक है, ल्यूमो जो भी है यहाँ पर, जैसे यहाँ का ल्यूमो क्या है, पाई स्टार ऑर्बिटल है ना, कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं इसमें, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही एक्ट कर रहा है जो ल्यूमो। तो वो आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो एक्ट कर रहा है ल्यूमो की तरह, वो कहाँ पर होगा, हमेशा ही लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो होमो होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो होमो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे होगा। किस पे होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन है। और जो ल्यूमो होगा वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे होगा, जो कि यहाँ पर क्या है, कार्बन है। और होमो किस पे है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे, जो कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ये सब पे अप्लाई होगा, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट कह रहे हमें, कह रहे इवन जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। कह रहे इवन सिग्मा बॉन्ड्स कैन बी इलेक्ट्रोफिलिक इफ द एटम एट वन एंड ऑफ देम इज सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव टू पुल डाउन द एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। कब हो सकते हैं, पहला केस ये बताया जा रहा है कि अगर एक एंड पे जो लगा हुआ एटम वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिससे वो क्या करे, सिग्मा स्टार की एनर्जी को काफ़ी लो कर दे। एग्जाम्पल के केस में कह रहे हैं जो एसिड होती हैं, एसिडिक हाइड्रोजन एटम,
is joined so strongly to electronegative oxygen or halogen, providing dipole moment and relatively low energy sigma star orbital. तो जैसे HCl है, तो HCl के केस में आपका क्या होगा, ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है किसी मॉलिक्यूल का, ये तो क्या है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ये होमो है, एक्ट की तरह एक्ट करेगा, और ल्यूमो वाली साइट कहाँ पे क्रिएट होगी, इस हाइड्रोजन पे क्रिएट हो जाएगी। अब बाहर से तो इस पे कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल या बेस एक्ट करेगा, तो प्रोवाइड तो ये करेगा होमो। मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए बोल रहा हूँ कि इसमें होमो ये है ना, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये होमो प्रोवाइड करेगा, मैं ये कह रहा हूँ HCl मॉलिक्यूल में होमो वाली साइट ये रहेगी, तो ल्यूमो वाली साइड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर रहे। तो बाहर से जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे करेगा, ठीक है। जो सिग्मा स्टार है वो इस पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिग्मा है ना, सिग्मा बॉन्डिंग है, तो खाली ऑर्बिटल कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल तो यहाँ है नहीं कोई, खाली ऑर्बिटल क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, जो कि क्या है, सिग्मा स्टार, और वो सिग्मा स्टार कहाँ पे होगा, हाइड्रोजन पे होगा। समझ में आ रही है बात, कहाँ पे ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल एसिड का हाइड्रोजन के ऊपर है, ये बात चल रही है। तो कह रहे these two diagrams suggest two different ways of looking at the reaction between a base and acid, but usually both interaction are important. Notice that an acid is just an electrophile that has an electrophilic hydrogen atom. इस तरह के जो आपके एसिड हैं वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल ही है, और उन पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट कहाँ पर है, हाइड्रोजन एटम पे। और जो बेस है वो अपने आप में क्या, एक न्यूक्लियोफाइल ही है, ठीक है, जो कि आपका रिएक्शन करता है हाइड्रोजन एटम के साथ। तो अभी आगे चल के आपने ये बातें पढ़नी भी है कि जो बेस है वो क्या होते हैं, बेस अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो केवल किसके साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन के साथ। जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है, जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल किसके साथ रिएक्शन करेगा, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को ही हम क्या बोलते हैं, बेस। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल अदर देन हाइड्रोजन कोई दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे रिएक्शन करेगा, जैसे मान लीजिए कार्बन हो गया, ठीक है, या और भी कोई दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो सकती है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वही न्यूक्लियोफाइल जब प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करता है तो हम उसे बेस बोलते हैं। दिस क्वेश्चन इज एक्सप्लोर्ड मोर इन चैप्टर 8, ठीक है। केयर बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन आर ऑल्सो पोलराइज्ड इन एंड इन सम केसेस दो द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस समटाइम्स वेरी स्मॉल, ठीक है। तो जो आपका बॉन्ड होता है कार्बन और हेलोजन के बीच का, वो भी काफ़ी ज़्यादा पोलराइज होता है, जो ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर इट इज exaggerate the importance of single bond polarization, electronegative difference between hydrogen chlorine 0.9, but that between carbon and bromine is 0.3, while between carbon iodine is not polarized at all. When carbon halogen sigma bonds act as electrophiles, polarity hardly matters, but a relatively low energy sigma orbital is vitally important. The bond strength is also important in these cases reaction to, as we shall see. Whereas some sigma bonds are electrophilic even though they have no dipole at all. The halogens such as bromine are examples. तो अभी हमने क्या देखा, ठीक है, कि भाई HCl के केस में तो पोलराइजेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। पर कह रहे जो कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड होते हैं वो भी एज एक्ट करेंगे, कैसे, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो वहाँ पर कह रहे पोलैरिटी मैटर नहीं करती है, वहाँ पर सीधा सीधा क्या है कि लो एनर्जी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल आपको देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ही पुअर ओवरलैपिंग है, पुअर ओवरलैपिंग है भाई, पुअर ओवरलैपिंग है ना। पुअर ओवरलैपिंग होने की वजह से ये बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल इनका है बहुत ही वीक, तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा लो हो जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी हुई है। मान लीजिए ये कार्बन है और ये आपका कोई सा भी एक हेलोजन है, तो इनके बीच में जब ऐसा बॉन्डिंग मान लीजिए होगी, थोड़ा बहुत एनर्जी ड्रॉप मिलेगा, इसलिए हो रही है।
यहाँ पे तो आपका बन जाएगा सिग्मा, और इसी के ठीक उल्टा क्या बन जाएगा, ठीक उल्टा आपका बन जाएगा सिग्मा स्टार। तो अगर ये ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो ये एनर्जी ड्रॉप भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और ओवरलैपिंग कब कम अच्छी होगी, जब इनका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अभी ये मान लो फ्लोरीन का केस है, तो फ्लोरीन के केस में तो आपको ठीक ठाक स्टेबिलिटी मिलेगी, सिग्मा की एनर्जी ठीक ठाक नीचे आएगी, और जितनी सिग्मा की एनर्जी नीचे आती है उतनी ही सिग्मा स्टार की एनर्जी ऊपर जाती है। तो यहाँ पर तो फिर भी एक बार के लिए जो सिग्मा स्टार है इनकी एनर्जी ड्रॉप तो हुई है, पर उतनी ड्रॉप नहीं हुई, ठीक है। तो अब जो ल्यूमो मिल रहा है हमें, ल्यूमो मिल रहा है वो क्या है, कंपैरेटिवली हाई एनर्जी का ल्यूमो है, कंपैरेटिवली हाई एनर्जी का ल्यूमो है, ठीक है। अगर यही मैं क्या करूँ, यहाँ पे मान लो सीधा सीधा मैं दिखा रहा हूँ कि ये कार्बन है, और मैं यहाँ पे सीधा दिखाता हूँ कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए आयोडीन है। तो अभी क्या होगा कि इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो सिग्मा स्टार की एनर्जी वो भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये सिग्मा है, सॉरी सिग्मा है ये, और जो ये क्या है, सिग्मा स्टार है। तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, काफ़ी लो रहेगी, मतलब इसके पास ही रहेगी इसकी, है ना। ये तो मैंने फिर भी इस तरह से बना दिया है, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, इसके पास ही रहेगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव भी नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि आयोडीन का ऑर्बिटल कार्बन से थोड़ा ही नीचे कहीं लाई कर रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव तो है कार्बन के कंपैरिजन में, पर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, बहुत नीचे नहीं होगा ना, इनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली सेम सेम होगी। और ये वाला ऑर्बिटल भी बल्कि तब क्या होगा, इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेगा एनर्जी में, ये कहीं यहाँ आएगा, और ऐसे ही ये थोड़ा सा ही अप जाएगा। तो ये क्या होगा, काफ़ी इसके अप्रोच में है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, है ना, लो एनर्जी का रहेगा, लो एनर्जी का सिग्मा ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी तो इसके कंपेरेटिव काफ़ी हाई है, और इसकी एनर्जी क्या रहेगी, क्लोज में ही रहेगी। तो यहाँ पर इजिली से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल आके इलेक्ट्रॉन डाल सकता है और बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर लो एनर्जी के सिग्मा ऑर्बिटल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि चार्ज की वजह से या पोलराइजेशन की वजह से वहाँ पर क्या क्रिएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्रिएट हो रहे हैं। इसी तरह से आपके जो हैलोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, Br2 हो गया, I2 हो गया, ये भी क्या होते हैं, एक बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही वीक बॉन्ड है इनके पास, क्या है, वीक बॉन्ड्स की वजह से, है ना। क्यों वीक बॉन्ड्स है, क्योंकि दो ब्रोमीन एटम ऐसे आपस में ज्वाइंट है, और आप खुद समझ सकते हो कि इन पे क्या है, ऐसे करके थ्री थ्री लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिपल्शन की वजह से बहुत ही वीक हो जाएगा, है ना, बहुत ही वीक बॉन्ड है ये। और जब वीक है अगर सिग्मा बॉन्ड, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि उसका सिग्मा स्टार की एनर्जी भी क्या होगी, इसके बहुत ही क्लोज होगी, तभी तो ये वीक बॉन्ड है, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन डाल के इनको ब्रेक करा जा सकता है। तो इस तरह से कुछ होते हैं, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इसको हम समराइज कर लेते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको हम समराइज कर लेते हैं। कहाँ पे हमने देखना शुरू करा था इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जो भी है देख लेना आप। यहाँ पे तो मेरे को ऐसे स्क्रॉल करके देखने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना एक बार समरी देख लेते हैं कि किस तरह के हमारे इलेक्ट्रोफाइल से भी। एक तो हमने देखा कि वैकेंट ऑर्बिटल होता है उनमें, वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल बोल लो तो ज़्यादा अच्छा है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमने क्या देखा था, 1s हो सकता है प्रोटॉन के केस में, या फिर आपके p ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके d ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हम देख चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा केस क्या है आपका, कि वहाँ पर लो एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं,
लो एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि लो एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपका क्या हो सकता है, पाई स्टार हो सकता है, जो कि सबसे कॉमन आपको देखने को मिलेगा। ये किस में है, स्पेशली कार्बोनिल कंपाउंड में है ये, और उसी के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं कुछ, ठीक है। आगे चल के आप देखोगे कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए, और आपके सिग्मा स्टार भी एक्ट कर सकते हैं। सिग्मा स्टार हमने देखा स्पेशली किसके केस में है, या तो आपका कोई एसिड है ना, प्रोटिक एसिड है, जैसे HCl, HBr, इनके केस में आपको देखने को मिला। और कहाँ पे देखने को मिला था आपको कि अगर हेलोजन के मॉलिक्यूल्स हैं Br2, I2, ठीक है, इनके केस में भी आपको क्या होते हैं, लो एनर्जी के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल देखने को मिल जाते हैं। और कहाँ पर हो सकता है, और आपका कार्बन हेलोजन का कोई बॉन्ड है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तभी तो हम SN2 रिएक्शन में हम ऐसे पढ़ते हैं क्या, कार्बन है, फिर इस पे क्या होता था, इस तरह से ऐसे करके बॉन्ड लगे होते थे, ठीक है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ऐसे ब्रोमीन है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता था, एक न्यूक्लियोफाइल मान लो हाइड्रोक्साइड आयन आता था, वो क्या करता था यहाँ पे ऐसे अटैक कर लेता था, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता था, बाहर हो जाता था, और आगे रिएक्शन हो जाती थी, है ना, जैसे भी दिखाएं। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है ना, ये तो सिग्मा है, और इस पे क्या होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा स्टार होगा, है ना। अब आप ये जान ही रहे हो कि ये सिग्मा स्टार कार्बन पे क्यों है। क्यों, क्योंकि हमें सबसे लो एनर्जी का सिग्मा स्टार देखना है। तो ये तो क्या होंगे, कार्बन हाइड्रोजन, ये उतने लो एनर्जी के नहीं है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो अच्छी ओवरलैपिंग हो सकती है। कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या है, वीक है। फिर इसमें भी हमें ये पता है कि जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसी पे क्या लाई करता है, ल्यूमो लाई करता है। ल्यूमो, अगर हम किसी बॉन्ड में ल्यूमो होमो का कॉफिशिएंट देख रहे हैं, है ना, कॉफिशिएंट वर्ड बढ़िया रहेगा, अगर कॉफिशिएंट देख रहे हैं तो मोर कॉफिशिएंट कहाँ पे लाई करेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर रहेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में वो कौन सा है, कार्बन है, ठीक है। और ब्रोमीन तो क्या है, इस पे कहीं ना कहीं बॉन्डिंग वाला पोर्शन ज़्यादा है, या होमो भी बोल सकते हैं हम चाहे तो इसको, ठीक है। इस तरह से देखना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, और कहाँ कहाँ से ये हो सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हमें आ रहा है नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का नाम ही जो था क्या, ऑर्गेनिक रिएक्शन। उसमें हमें ये देखना है समरी, कि इंटरेक्शन बिटवीन होमो एंड लूमो लीड्स टू रिएक्शंस, कि जब इंटरेक्शन होगा किसी एक एटम के, होमो मान लो ए एटम है, ये होमो रखता है, होमो, और जो बी एटम है इस पे क्या है, ल्यूमो। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं होमो से कहाँ पर, ल्यूमो से, तो आपको क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है, AB रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इसको हमने समझना है। कह रहे हैं organic reactions occur when the homo of a nucleophile overlaps with the LUMO of the electrophile to form a new bond, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन कब होते हैं, कि जब आपका होमो होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो ओवरलैप करता है with the LUMO of the electrophile, the two electrons in the homo slot into the empty LUMO। जो न्यूक्लियोफाइल के होमो के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये कह रहे हैं किस में चले जाते हैं, एम्प्टी ल्यूमो के ऑर्बिटल में चले जाते हैं, है ना। द रिएक्शन reacting species may be initially drawn together by electrostatic interaction of charges or dipole, but this is not necessary। कह रहे हैं शुरुआत में रिएक्शन या रिएक्टिंग स्पीसीज एक दूसरे के करीब आ सकते हैं ड्यू टू चार्जेस या डायपोल, बट जरूरी नहीं है ना, ये हमने पहले भी समझा था। दस एट दिस simplest of level molecular recognition is required for reaction। Whereas the two component of reaction must be matched in terms of both charge attraction and the energy and orientation of the orbitals involved। तो ये हम समझ चुके हैं
कह रहे जो दो कंपोनेंट रिएक्शन के वो मैच करने चाहिए, चार्ज के टर्म में भी और एनर्जी और ओरिएंटेशन के टर्म में भी। कह रहे न्यूक्लियोफाइल डोनेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सबसे ज़्यादा पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी, अगर उस पर लोन पेयर है तो लोन पेयर से डोनेट करेगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो पाई बॉन्ड से डोनेट करेगा, और अगर पाई बॉन्ड भी नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड से डोनेट करेगा। ठीक इसी तरह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं अगेन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सबसे पहले वो किस में करना पसंद करेंगे, इनटू एन एम्प्टी ऑर्बिटल, है ना। सबसे पहला प्रेफरेंस जो रहेगा कभी भी, अब आप आगे से ध्यान दोगे कि एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो पहले उसी में जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लो एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जो कि कहाँ से स्टार्टिंग होगा कि अगर उसमें पाई बॉन्ड है तो उसका लो एनर्जी का ऑर्बिटल जो ल्यूमो की तरह एक्ट कर सकता है वो क्या होगा, पाई स्टार होगा। अगर उसमें पाई ऑर्बिटल नहीं है तो फिर वहाँ पर सिग्मा स्टार ऑर्बिटल उसका एक्ट कर सकता है एज ए ल्यूमो। These antibonding orbitals are of low enough energy to react if the bond is very polarized by a large electronegativity difference between the atoms at its end। और कह रहे ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं ये लो एनर्जी के कब माने जाते हैं, कब ये एज ए ल्यूमो एक्ट कर सकते हैं, जब ये बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा पोलराइज हो, जैसे हमने एसिड्स प्रोटिक एसिड के केस में देखा, HCl HBr के केस में, या फिर अनपोलराइज बॉन्ड के लिए भी हो सकता है अगर वो बॉन्ड क्या हो, बहुत ही वीक हो, जैसे Br2 Cl2I2 इनके केस में जो बॉन्ड है बहुत ही वीक होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, काफ़ी लो एनर्जी के होते हैं, ठीक है। तो कह रहे द हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज अनरिएक्टिव, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क होता है जैसे ये हमने देखा था ये, तो जो रिएक्टिव फ्रेमवर्क था केवल ये वाला पार्ट था, जो हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क है ये क्या रहेगा, अनरिएक्टिव रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ बहुत ही लो एनर्जी का सिग्मा बॉन्ड है, बहुत ही लो एनर्जी का सिग्मा बॉन्ड है, ये बहुत ही लो एनर्जी का है, लो एनर्जी सिग्मा बॉन्ड है ना ये। तो ये लो एनर्जी का सिग्मा बॉन्ड है तो ना ही ये होमो प्रोवाइडर हो सकता है, कहने का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट नहीं कर सकता। और इसी तरह से क्योंकि जब इसका लो एनर्जी के सिग्मा बॉन्ड है तो इसके जो सिग्मा स्टार हैं वो क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट एनर्जी के होते हैं, तो ये क्या होंगे, बहुत ही हाई एनर्जी के होंगे, बहुत ही हाई एनर्जी के होंगे। और हमें जो ल्यूमो चाहिए होते हैं, ल्यूमो हमें कैसे चाहिए होते हैं, ल्यूमो हमें रिक्वायर्ड होते हैं ऑफ लो एनर्जी। कैसे रिक्वायर्ड होते हैं, लो एनर्जी का ल्यूमो चाहिए होता है और हाई एनर्जी का होमो चाहिए होता है। और इसका ठीक उल्टा चल रहा है कि इसका जो होमो जो है वो तो बहुत ही लो एनर्जी का है, होमो जो है वो तो बहुत ही लो एनर्जी का है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट नहीं कर पा रहा है। और जो इसका ल्यूमो है, ल्यूमो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, वो क्या है, वो बहुत ही हाई एनर्जी का है, जबकि रिक्वायरमेंट कैसी होती है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए होते हैं ना हमें तो। और यहाँ पर क्या है, रिक्वायर्ड तो लो एनर्जी का है पर ये ल्यूमो है हाई एनर्जी का, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा हो। तो ये जो हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क है ये अनरिएक्टिव पार्ट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, यहाँ से आपको जनरली कोई रिएक्शन देखने को इसलिए नहीं मिलते। समझ में आ रही है बात। फंक्शनल ग्रुप्स सच एज NH2 एंड OH आर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज उन पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर है। वहीं पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है और एल्किल हैलाइड है ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, क्योंकि इन पे लो एनर्जी का ल्यूमो होता है। इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ जिससे आपको ये वाली लाइन अच्छे से पढ़ने में आ जाए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्किल हैलाइड ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लो एनर्जी का ल्यूमो होता है, पाई स्टार कार्बोनिल के केस में और सिग्मा स्टार है इसके एल्किल हैलाइड के केस में, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है कि होमो कहाँ से आपको देखने को मिलता है और ल्यूमो कहाँ से देखने को मिलता है। अब तो आपका नेक्स्ट टॉपिक रह गया है कर्ली एरो। ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज कर्ली एरो टू रिप्रेजेंट रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा अब डिफिकल्ट नहीं रहा आपके लिए। क्यों,
आपने ध्यान रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से फ्लो करेगी, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। बस ये याद रखना है। क्यों फ्लो कर रही है ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो लाइक हीट ही मानो आप, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ के आए हो, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, यहाँ पर है ना मैक्सिमम, यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, लेस है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर मैक्सिमम है, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, वहीं से तो फ्लो करेगी, और किधर की तरफ जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक है, तो आपने बस ये ध्यान रखना, और इसी हिसाब से आपने कर लिया रो मूव करने। अब हम इसमें देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, और जो हमारा प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमने एरो कहाँ से चलाना है, यहाँ से चलाना है, मतलब एरो की जो टेल रहेगी वो तो रहेगी न्यूक्लियोफाइल की तरफ, और जो एरो का हेड रहेगा वो रहेगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। मतलब हम दिखाएंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के किधर को जा रहा है, यहाँ को आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और फिर जिनके बीच में ये हुआ है उसके बीच में बॉन्ड बन जाया करेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कि भाई आपको वाटर पे क्या लोन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। और AlCl3 यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये आपका कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए ल्यूमो या इलेक्ट्रोफाइल बोले हम, है ना। ल्यूमो तो है ही वो, वैकेंट पी ऑर्बिटल, एज ए इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये एरो कहाँ से चलेगा, टू फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल, फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल टू द इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया, यहाँ पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बन गया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पर आया वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल था तो। ठीक है, इसी तरह से उल्टी तरफ भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इसको न्यूक्लियोफाइल को भाई लेफ्ट पे ही लिखोगे और इलेक्ट्रोफाइल को आप राइट पे ही लिखोगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। रिएक्शन में आपको कैसे भी मिल सकता है, तो जैसे यहाँ पर ये लिख के दिया गया है। ठीक है, तो आपका ये क्या है, पर आपको तो पता तो है ही ना कि ये भाई वीक बॉन्ड है, तो ये ल्यूमो है। अब वो किधर भी लिखा हो, पोजीशन उसको लेफ्ट में रख दिया, तो लेफ्ट में रखने से तो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो जाएगा। अब आपको पता है इसमें यही इसका ल्यूमो प्रोवाइडर है ना, और इस पे तो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलते हैं, न्यूक्लियोफाइल से चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल पे हेड जो एरो का टेल रहता है, और इलेक्ट्रोफाइल पे क्या रहता है, एरो का हेड रहता है। ठीक है, रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी, कोई सा भी रिएक्शन हो इसी तरह से। मान लो HBr ले लिया हमने, तो HBr में भी ऐसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा कहाँ पे जाएगा, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो कई बार हम चाहें तो इस एरो को डायरेक्ट एकदम पॉइंट पे बना सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे चाहें तो इसको हम डायरेक्ट एटम के ऊपर दिखाएं, या फिर क्या करते हैं, सजेस्ट ये करा जाता है कि आप इसको कहीं ऐसे के बीच में लाके छोड़ो, है ना। तो आपको पता है कि जो ल्यूमो है वो हाइड्रोजन पे ही है, ये बात मैंने आपको समझा दी कि मॉलिक्यूल का जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पे ही ल्यूमो लाई करता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे उस मॉलिक्यूल का होमो होता है ना। तो हम हमारा न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेगा, जो उस मॉलिक्यूल का ल्यूमो है। तो हाइड्रोजन से मतलब है ब्रोमीन पे, तो ये जो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो निगेटिव चार्ज के साथ वो बाहर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल और दिखाया हमने, NH3 को दूसरी तरफ से लिख दिया, है ना। तो ऐसे करके भी जा सकता है एरो। तो आप समझ गए होंगे कि एरो किस तरह से वर्क करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या आ रहा है, चार्ज इज कंजर्व्ड इन ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन। हमेशा ये ध्यान में रखना है आपने कि जो चार्ज है वो रिएक्शन के दौरान कंजर्व रहता है, मतलब वो क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने अपनी मर्जी से आपने रिएक्शन में चार्ज जनरेट कर दिया, नहीं। अगर वहाँ चार्ज था तो चार्ज रहेगा, चार्ज नहीं था तो चार्ज नहीं रहेगा। प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होता दिख सकता है आपको, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगा, वो नेट चार्ज जीरो ही रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं एग्जांपल। तो अभी यहाँ पर जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं वो कुछ इस तरह से ली गई है। रिएक्टिंग स्पीसीज यहाँ पर हमें ये पता है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, NH3 मॉलिक्यूल, और ये हाइड्रोनियम आयन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब रिएक्टिंग स्पीसीज में हमने शुरू में ही देखा कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज
ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। जब हम इसको रिएक्शन कराने लाए तो इस पर ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिएक्शन के बाद भी उस पर केवल एक ही पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, है ना। नेट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक ही रहना चाहिए, बढ़ना और घटना नहीं चाहिए। अब देखते हैं, तो अब ये मान लो इसने ऐसे रिएक्शन करा, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन करा होगा, यहीं पे है आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे क्या हो गया, NH4 पॉजिटिव, और क्या हो गया, वाटर बाहर हो गया। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि इस पर से चार्ज खत्म हो गया और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो प्रोडक्ट्स मस्ट ऑल्सो हैव ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज अभी भी एक ही यूनिट है ना, वो बढ़ा नहीं वो घटा नहीं। चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, मतलब एक एटम का चार्ज दूसरे एटम पे जा सकता है, वो चलेगा, पर चार्ज घटेगा नहीं, ना ही चार्ज बढ़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है अपने। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है कार्बन, यहाँ पे इसने अटैक करा, इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज पहले इसका ऑक्सीजन पे था और अभी इस ऑक्सीजन पे आ गया, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे आ गया। लेकिन जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो अभी भी 1 यूनिट ही है। चार्ज तो डिसलोकेट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, पर रहेगा ओवरऑल कंजर्व। ठीक है, इसी तरह से इस रिएक्शन में आप देखोगे, यहाँ पर रिएक्शन हुआ, ये इसका क्या है, होमो है, एल्कीन का, एल्कीन से आ रहा है, और यहाँ पर ये क्या है, लूमो प्रोवाइडर इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पाई से इसके सिग्मा स्टार में गए हैं, रिएक्शन हो गई कुछ इस तरह से। तो अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ में क्या क्रिएट हो रखा है, एक निगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल का चार्ज क्या है, अभी भी क्या है, 0 है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो अभी भी दोबारा से आपको क्या मिल जाएगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेट चार्ज फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचना अरे कि यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं था, ऐसे प्लस या माइनस, तो अभी प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो सकता है, पर ओवरऑल चार्ज क्या है, अभी भी एक प्लस के पीछे एक माइनस है, न्यूट्रल ही है वो। ठीक है, तो यही सब कुछ रिएक्शन को आप देख लेना, इसमें मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है अब इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल की, किस तरह से मॉलिक्यूल डिकम्पोज करते हैं, ये वाली बातें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे हम। ठीक है, कर्ली एरो ऑल्सो सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ मॉलिक्यूल्स, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, चाहे तो हम इसको कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं रहा है, जो मेन टॉपिक था वो हो चुका है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी रिक्वायरमेंट है तो मैं इसको करा दूंगा, है ना। हाँ, एक इसमें पुश पुल मैकेनिज्म आता है, वो भी हम समझ लेंगे। तो अभी इसका एक लेक्चर और मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, और उस नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। तो अभी इसको हम यहाँ तक मान के चलते हैं कि हमारा टॉपिक हो गया है कि चार्ज इज कंजर्व्ड इन ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ से करने वाले हैं क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर है जब उसकी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसके बारे में पता चल जाए, आप वहाँ से स्टडी कर सकें। और जो भी आपको इस लेक्चर के दौरान फील हुआ हो अच्छा बुरा, या और कैसे इस लेक्चर को बेहतर बनाया जा सकता है, उसके बारे में आप ज़रूर अपना कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए